इसकी एक हालिया जो पब्लिकेशन हुई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक इदारा है मिचेल इंस्टीट्यूट एरोस्पेस स्टडीज, और उसकी जानिब से एक पब्लिकेशन की गई है और उसमें जो अमेरिकी माहिर हैं माइकल दहम, उनकी जानिब से ये सारा मुद्दा उठाया गया और उनका मानना है कि ये बेसिकली जेट तैयारे तो जीते ही जीते हैं, लेकिन उनका कहना है कि ये निजाम की फतह है। पाकिस्तानी मीडिया में प्रवीण सानी जो है डिफेंस एनालिस्ट इंडिया का बड़ा मोतबर नाम, वो बहुत ज्यादा कोट हो रहे हैं। बालाकोट में फिजाइया ने जिस तरीके से गलत इस्तेमाल किया था, पाकिस्तान को वहां भी बढ़तरी हासिल थी, वहीं से ये बढ़तरी शुरू हुई और ये बढ़तरी चलती चलती 2025 तक आ जाती है और 6-0 का हिंसा जो है वो फतह और जीत का जो है वो आपके सामने सबूत है। प्रवीण सानी साहब का ही मानना है कि अगले 6 महीने के अंदर अंदर कन्वेंशनल वॉर पाकिस्तान इंपोज कर देगा इंडिया पे, क्योंकि उसे इतनी बढ़तरी हासिल हो चुकी होगी। शशि थरूर जो है वो आपको बड़े कंफ्यूज नजर आएंगे। करण थापर ने उन्हें याद करवाया कि हजूर आप तो ऑपोजिशन पार्टी से हैं, आपका क्या ताल्लुक, आप तो इसको डिफेंड कर रहे हैं, मोदी सरकार को डिफेंड कर रहे हैं। दुनिया जो है वो आने वाले 50 साल तक यही पढ़ाएगी कि पाकिस्तान की फोर्सेस को और एयरफोर्स को ये सबकत कैसे मिली और ये बढ़तरी इंडिया पर कैसे मिली। इसकी एक हालिया जो पब्लिकेशन हुई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक इदारा है मिचेल इंस्टीट्यूट एरोस्पेस स्टडीज, और उसकी जानिब से एक पब्लिकेशन की गई है और उसमें जो अमेरिकी माहिर हैं माइकल दहम, उनकी जानिब से ये सारा मुद्दा उठाया गया और उनका मानना है कि ये बेसिकली जेट तैयारे तो जीते ही जीते हैं, लेकिन उनका कहना है कि ये निज़ाम की फतह है, सिंक्रोनाइजेशन की फतह है बेसिकली, कि किस तरीके से सिंक किया पाकिस्तान के निज़ाम ने और उनको यूटिलाइजेशन की उन सारे मामलात की। एक तो वो ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी सिस्टम की बढ़तरी है, अमेरिकी माहिर ये लिख रहे हैं। दूसरा उनका कहना है कि जो रडार है और जंगी तैयारे हैं और अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट के जो निज़ाम है उनका कॉम्बो बनाने का जो माहिराना तरीका था वो सिर्फ पाकिस्तान के पास था, ये जीता है। फिर उनका कहना है कि चीनी एयरबोर्न अर्ली वार्निंग तैयारों को इलेक्ट्रॉनिक तैयारों में तब्दील किया गया, ये अमेरिकी माहिर कह रहे हैं। और जो चीनी साख्ता तैयारों ने अपने रडार के कॉम्बिनेशन के साथ एक तबाहकुन सिस्टम ईजाद किया, वो सारा जो था वो इतना मोहलक था कि वो दुनिया के किसी भी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को वो तबाह कर सकता है, ये उनका दावा सामने आया है। फिर उनका ये कहना है कि J-10C जो है, J-10 ने जब अपने मिसाइल लॉन्च किए तो उन्होंने कंट्रोल करने के लिए तैयारे से मिड कोर्स डाटा लिंक इस्तेमाल किया, जो तैयारे को उसको मिसाइल को गाइड कर रहा था कि आपका जिसको आपने हिट करना है वो कहाँ पड़ा है, वो किस जगह है। तो ये एक अहम तरीन उन्होंने नुक्ता इसमें उठाया। फिर उनका कहना है कि ये लॉन्ग शॉट था, यानी बियॉन्ड विजन उस टेक्नोलॉजी के मुताबिक था और मुमकिन तौर पर चीन के PKL जो 15 है उसमें एयर टू एयर मिसाइल के एक्सपोर्ट वर्जन का जो है वो इस्तेमाल था। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, इसमें एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। और उनका कहना था कि ये तकरीबन 80 to 90 जो नॉटिकल माइल्स है उस पर ये हिट कर सकता है, अमेरिकी माहिर ये भी कहते हैं। और उनका ये कहना है कि ये जो तबाहकुन सिस्टम है ये अमेरिकन कंबाइंड जॉइंट डिमांड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो है उसके तस्वर के जरिए अपनी फोर्सेस के अंदर उन्होंने बनाने की कोशिश की है। तो ये बड़े वेल एक्सप्लेन भी उसे किया है और बताया भी है कि आपका रडार सिस्टम का कॉम्बिनेशन, रडार सिस्टम के साथ आपके तैयारों का कॉम्बिनेशन, अर्ली जो वार्निंग का सॉफ्टवेयर है वो, और इसको किस तरीके से यूटिलाइज करना था। उनका मुद्दा ये था, एक लफ्ज़ में अगर बयान करें, कि ये निज़ाम की जीत थी, ये सिर्फ तैयारों की जीत नहीं थी, ट्रेनिंग की जीत थी। ट्रेनिंग और निज़ाम को किस तरीके से बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज किया गया उसकी जीत थी। एक तो ये अहम तरीन बात है। दूसरा, पाकिस्तानी मीडिया में प्रवीण सानी जो है डिफेंस एनालिस्ट इंडिया का बड़ा मोतबर नाम, वो बहुत ज़्यादा कोट हो रहे हैं और आज भी अगर हेडलाइंस आप देखें तो मुख्तलिफ चैनल्स में भी वो चल रही हैं और हर जगह पाकिस्तान मीडिया जो है वो हॉट केक बने हुए हैं। उसकी वजह यह है कि उनका यह कहना है कि पाकिस्तान पर हमला करके कुछ हासिल नहीं किया और दुनिया में हमारी साख को नुकसान पहुंचा। वो ये ट्रूली ये समझते भी हैं और उनका मानना है कि इस डॉक्ट्राइन को शिकस्त हुई बड़े बुरे तरीके से। फिर उन्होंने कहा कि बालाकोट में फिजाइया ने जिस तरीके से गलत इस्तेमाल किया था, पाकिस्तान को वहाँ भी बढ़तरी हासिल थी, पाकिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिकली वहाँ सिस्टम को जैम किया था, वहीं से ये बढ़तरी शुरू हुई और ये बढ़तरी चलती चलती 2025 तक आ जाती है और 6-0 का हिंसा जो है वो फतह और जीत का जो है वो आपके सामने सबूत है। तीसरा, उन्होंने कहा कि जो एयर मार्शल औरंगजेब थे
पाकिस्तान की जानिब से, उनकी जानिब से जो तैयारे मार गिराने की जो सारी ब्रीफिंग दी गई थी, उसे इंटरनेशनली जब कोट किया गया तो उसने बहुत सारा इंटरनेशनल दुनिया को, इंटरनेशनल लिखारियों को, डिफेंस एनालिस्ट जितने थे उनको अपनी तरफ मतवज्जो भी किया और वो बड़ा अहम तरीन मुद्दा भी उठाते रहे। अगर भारत लड़ाई के लिए तैयार नहीं था तो उसे ये गलती करनी ही नहीं चाहिए थी। और ये परवीन सानी जो है इस हद तक नहीं रुके हुए, ये अब बता रहे हैं इंडियन नेशन को, वहां के लोगों को, वहां के और भी लिखारी बता रहे हैं कि जो J-35 का सफर है पाकिस्तान का वो किस तरह शुरू हो चुका है, वहां किस तरह नहीं है, वहां किस तरह डिस्कशन में हो रहा है। और उनका मानना है, परवीन सानी साहब का ही मानना है कि अगले 6 महीने के अंदर अंदर कन्वेंशनल वॉर पाकिस्तान इंपोज कर देगा इंडिया पे, क्योंकि उसे इतनी बढ़तरी हासिल हो चुकी होगी और वो नाकाबिल तस्खीर हो जाएगा। ये तो उनके जो राइटर्स हैं, बल्कि उनके कहना मुनासिब भी नहीं है, क्योंकि बड़ा बड़ा ये बैलेंस व्यू देते हैं हमेशा परवीन सानी साहब। तीसरा जो शशि थरूर हैं, शशि थरूर जो हैं वो आपको बड़े कंफ्यूज नजर आएंगे। उसकी वजह यह है कि करण थापर साहब के साथ वो एक डिस्कशन कर रहे थे, एक इंटरव्यू कर रहे थे, तो उस डिस्कशन में उन्होंने बताया, करण थापर ने उन्हें याद करवाया कि हजूर आप तो ऑपोजिशन पार्टी से हैं, आपका क्या ताल्लुक, आप तो इसको डिफेंड कर रहे हैं, मोदी सरकार को डिफेंड कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये मेरा इंडिपेंडेंट व्यूज़ हैं। तो इंडिपेंडेंट व्यूज़ भी सारे वो थे जो मोदी सरकार की आप तर्जुमानी कह लीजिए। और साथ उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दों की पनाहगाहें हैं। दहशतगर्दों की पनाहगाहें, आप जब पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाते हैं तो पाकिस्तान का जो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ की रिपोर्ट है वो सिर्फ अप्रैल के महीने में, उसमें वो बता रही है कि हमलों में कितना इजाफा हुआ है। और अप्रैल में दहशतगर्दी के तकरीबन 77 हमलों में 70 से ज़ायद अफराद जो हैं, नाहक लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, और 35 शहरी और 31 सिक्योरिटी फोर्सेस के उसमें अरकान शामिल है। मार्च के महीने के मुकाबले में अप्रैल में दहशतगर्दी के हमले जो थे उसका तनासुब, बढ़ने का तनासुब 38% रहा। आप जब कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस तरह कर रहा है तो आप देखिए कि पाकिस्तान कितना बड़ा विक्टिम है इसका। अच्छा, दूसरा ये कह रहा है कि अप्रैल में तमाम दहशतगर्दों के हमलों में 73% हमले KPK में भी हुए। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों में और इसके इजला में 31 हमले हुए, जिसके नतीजे में 25 अफराद मारे गए। ये डाटा जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं ये चंद दिन पुराना डाटा है, और अभी तो इसमें खुशदार शामिल नहीं है, बलोचिस्तान के मामला शामिल नहीं है। अच्छा, DI खान लकी मरवत में 7, बन्नू में 6 और टांग में दहशतगर्दी के 2 हमले रिपोर्ट हो चुके, रिपोर्ट कर रहा है। पेशावर में 4 हमले रिपोर्ट हुए। सवात, सवाबी, शांगला, बटग्राम, ये सारे वो लोग थे, ये सारे वो रीजन थे जो हमलों की जद में रहे। बलोचिस्तान में 16 हमले हुए, जिसमें 17 आम शहरी, 4 सिक्योरिटी एहलकार समेत 21 अफराद जो हैं वो शहीद हुए, 31 अफराद जख्मी हुए। अभी उसमें खुशदार आप शामिल कर लीजिए, उसमें वो सारे एरियाज शामिल कर लीजिए जो मुसलसल हिट हो रहे हैं। पंजाब में दहशतगर्दी में इजाफा देखने में आया। गुज़श्ता माह जो है वो 4 हमले रिपोर्ट हुए, सिंध में 1 दहशतगर्दी का हमला रिपोर्ट हुआ। ये तो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ जो डाटा मुरतब करता है, इसमें तो कोई इंकशाफ नहीं है ना, डाटा मुरतब है, जो वाक़यात हुए हैं वो सारा। अच्छा, इसमें जो एक और बात हुई जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक़वाम मुत्तहिदा में पहलगाम के बाद, जंग के बाद, तैयारे गिरने के बाद पाकिस्तान के सफारती सतह पर बहुत बड़ी कामयाबी के बाद पहली दफ़ा इंटरेक्शन जब हो रहा है, और वहाँ की जो आपकी कौमी सलामती की का इजलास जब होता है यूनाइटेड नेशंस में, तो वहाँ पाकिस्तान ने इस मुद्दे को बड़े बेहतरीन तरीके से, भरपूर तरीके से उठाया। एक तो पाकिस्तान ने कहा कि दरियाओं को रोकने की जो कोशिश है आप इसे जंग के हथियार के तौर पर इस्तेमाल ना कीजिए, पानी ज़िंदगी है, और ज़िंदगी पे कोई भी जो है वो किसी लेवल पे भी कोई किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। एक तो ये पाकिस्तान ने वहाँ कहा है जाके। दूसरा, पाकिस्तान ने कहा कि पहलगाम वाक़े की आप गैर जानिबदार तहकीक से क्यों भाग रहे हैं। आपको जब कहा था कि गैर जानिबदार तहकीक कर रहे हैं, फिर आपको ये कहा था कि हम उसकी मजम्मत करते हैं, और उस बड़े फोरम पर जो यूनाइटेड नेशंस का फोरम है वहाँ बैठ के भी पाकिस्तान ने उसकी मजम्मत की, क्योंकि पाकिस्तान विक्टिम है, पाकिस्तान रोज़ाना लाशें उठा रहा है, और जो स्पॉन्सर्ड आपका टेररिज्म है उसका वो शिकार है, जो आपको 2009 में बताया था, जो डोजियर दिया था यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने, जो जॉइंट रेजोल्यूशन भी आया था। अच्छा, आगे चलिए। भारत के बिलाजताल हमलों में जो है वो 40 पाकिस्तानी शहीद हुए और 121 जख्मी हैं। भारत मुसलसल दहशत गर्दों को जो है वो माली इमदाद फराम कर रहा है। ये जाके यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान आप कह रहा है। आप देखिए कि हालात किस कदर बदल चुके हैं कि वो बात जो जाफर एक्सप्रेस पे पाकिस्तान अपने मीडिया पे करता, और वो बात अब यूनाइटेड नेशंस में जाके हो रही है।
और सबसे बढ़कर उनका मजीद कहना था कि खुशदार में कहाँ ये बात हुई, यूनाइटेड नेशंस में, खुशदार में बस पर हमले में मासूम बच्चों की जो जानें गई हैं। भारत अच्छा हमसाया बनना चाहता है तो ये रियासती दहशतगर्दी बंद करे, पाकिस्तान मसले कश्मीर के पुरअमन हल का जो है ख्वाहां है। बहुत बड़ा ये स्टेटमेंट था सारा, ये सारा मामला। अच्छा जी, अब मैं आपको बताने लगा हूं कि इसके साथ जो लोकल लेवल पे मामला चल रहे हैं, जो लोकल लेवल पे मामला चल रहे हैं, ये तो आपको बता रहे हैं कि जंग के हालात के साथ साथ क्या चल रहा था, लेकिन लोकल जो पॉलिटिक्स है आपकी, जो यहाँ के दाखिली हालात हैं और जो पॉलिटिक्स का फ्लेवर डेवलप हो रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन अगर होता है तो वो कहता है कि आप इमरान खान और सियासी कारकुनान को रिहा कीजिए। सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल है तहरीक इंसाफ के, वो कहते हैं कि इलेक्शन में जो डाका डालने वालों को इस मुल्क में जमहूरियत कबूल ही नहीं है। उन्होंने बड़ा दो टोक स्टेटमेंट दिया। फिर जो शाह महमूद कुरैशी हैं, उनकी अभी भी वो एडमिट है, हॉस्पिटलाइज हैं, उन्हें कल ले गए कोट लखपत जेल में। वहाँ जज साहब ने पूछा कि इनको तो बुलाया ही नहीं है, इनकी हालत ख़राब है, तो आप क्यों ले आए हैं? तो जज साहब ने फिर डीएसपी साहब को कहा कि आप इसकी तहकीकात कीजिए, जब ये हमने बुलाया ही नहीं था तो इनको कैसे लाया गया। एक तो ये सूरत हाल है जो अपोजिशन की है। दूसरा, अपोजिशन जमात ही पीटीआई है जिसके 254 अरकान जो हैं उन पर फर्द जुर्म आयद हुआ 9 मई केसेस में। और गवर्नमेंट से आप जब बात करते हैं तो वो कहते हैं 9 मई पे जब तक ये नहीं आगे बढ़ेंगे, माफ़ी नहीं मांगेंगे, हालात इसी तरह ही रहेंगे। आखिरी बात जो करने लगे हैं वो आपसे, वो ये है कि फील्ड मार्शल का जो डिनर था उसमें भी अली अमीन गंडापुर जो हैं वो नहीं गए। तो फिर इस्तेहकाम, सियासी इस्तेहकाम और ये सारी चीज़ें जो हैं ये कैसे पनपेंगी और ये कैसे फ्लेवर डेवलप होगा कि सारे लोग मिल के चलें, क्योंकि जंग के बाद सारी चीज़ें तो हाई अलर्ट पे हैं।